अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर दे। कई दफ़ा तो ऐसे होते कि हमें दूसरे लोगों से बिहेवियर बड़ा अजीब सा मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप लोग काइंडनेस के साथ ही पेश आए, क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी किसी छोटी सी बात की वजह से और काइंडनेस की वजह से जो है उनको भी रियलाइज़ हो जाए कि उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। तो जी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदे 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 28 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 12 डिग्रीज। बारिश के इम्कानात सिर्फ और सिर्फ 10% हैं और हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आपको पता है कि सर्दियां अब ऑफिशियली मुझे लगता है मुझे कहना पड़ेगा कि आ चुकी हैं फैसलाबाद शहर के अंदर। अगर आप शाम के वक्त या सुबह के वक्त बाहर निकलें तो आपको काफ़ी ठंडी हवाएं मिलेंगी और दोपहर के वक्त थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है जब धूप निकली होती है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ठंड हो गई। आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को कवर्ड रखें और स्पेशली जो स्मोक का वक्त होता है जो कि ज़्यादातर सुबह के वक्त और शाम के वक्त होता है, कोशिश करें अपने फेस को कवर कर लें अगर आपको बाहर जाना पड़े, या फिर अवॉइड करें कि बाहर उन टाइम्स के ऊपर आप ना निकलें ताकि जो ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं स्मोक की वजह से वो फेस ना करने पड़े। बाकी अपने आप को ऑफ कोर्स कोशिश करें, एंजॉय करें मौसम को, लेकिन साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखें ताकि बीमार नहीं हो। और सनस्क्रीन, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, सनस्क्रीन आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते रहना है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारा और आपका ये जो साथ है ये सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक रिश्ता है वो इंटरपर्सनल हो, आपकी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगियों में आप लोग शामिल हों। तो अगर आप लोगों के कोई भी इवेंट्स हैं, कोई भी बर्थडेज हैं, सेलिब्रेशंस हैं और आप चाहते हैं कि हमारी टीम उनको अटेंड करे, तो आप लोग एक्चुअली जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके इन इवेंट्स के बारे में हमें बता सकते हैं और हमारी टीम आकर आपके ये इन इवेंट्स में शामिल होगी। और साथ ही साथ आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में भरपूर टैलेंट भरा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस शो के प्लेटफॉर्म के जरिए जितना हो सके हम इस टैलेंट को शोकेस करें, टैलेंटेड लोगों को आगे लेके आएं जिसकी वजह से और लोग भी इनकरेज हों। तो अगर आप अपनी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, जो भी आपका टैलेंट है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डिफरेंट तरह के टैलेंट्स होते हैं, सिर्फ लिमिटेड नहीं होते एक्टिंग या सिंगिंग तक। कोई भी आपके टैलेंट्स हैं आप लोग हमें 30 सेकंड की वीडियो बनाकर भेजें जो कि हो सकता है कि हमारे शो में चलाई जाए। और आप लोगों ने याद रखना है कि फ्री स्टाइल फुटबॉलर फैसलाबाद से जो बिलोंग करते हैं वो हमारे शो में सेगमेंट के लिए भी बुलाए गए थे। तो हो सकता है कि आपको एक्चुअली में इनवाइट किया जाए और आप हमारे शो का हिस्सा बने, क्योंकि हम चाहते हैं लोग इनकरेज हों, अपने पैशन को परस्यू करें और टैलेंटेड लोगों को हाईलाइट भी करें और आगे भी लेकर आए। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आए बल्कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको भी हमेशा हाईलाइट करें। कई दफ़ा इश्यूज पूरे पाकिस्तान के होते हैं लेकिन हमारा फोकस फैसलाबाद शहर के ऊपर होता है कि फैसलाबाद शहर के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और किस तरह से फैसलाबाद के अंदर इस इशू को स्पेसिफिकली रिजॉल्व किया जाना चाहिए। आज भी इसी तरह से कुछ होगा। हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से। आपको पता है कि गंदम एक नेसेसिटी है हर इंसान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें हमारा एक स्टेपल फूड है गंदम, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है गंदम को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रोडक्शन जो है वो साल दर साल जो है पूरा नहीं कर पा रही है। ऑफकोर्स पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही है। साथ ही साथ अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से भी बात करें तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि मैल न्यूट्रिशन पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बच्चों के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं। उस तरह से उनकी जो न्यूट्रिशियस एक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं, हम चाहते हैं कि इस हवाले से बात करें किस तरह से किसानों की मदद की जानी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी जो गंदम की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। अगर एक दफ़ा ये किया जाता है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब हम पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर सकते हैं तो हमें क्यों इंपोर्ट करना पड़ना चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी हम बहुत पीछे रह गए और लाजमी तौर पे फौरी तौर पे हमें ज़रूरत है कि इस पर भी काम किया जाए ताकि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर है वो मजबूत हो और उसमें मैल न्यूट्रिशन जिस तरह के इश्यूज़ हैं
वो एटलीस्ट ना देखने को मिले। तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनके साथ इन्हीं इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। मैं एक दफ़ा आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं, आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। और हमेशा याद रखें, आपके सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो सवाल आपका हो वही किसी और का भी हो, तो लाजमी तौर पे कॉल करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। साथ ही साथ डॉक्टर जावेद अहमद, डायरेक्टर गंदम आयूब रिसर्च, भी हमारे साथ मौजूद है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, आप दोनों को। तो जी आपको पता है गंदम का रिलेटेड जो इशू है वो हर एक तरह से समझ रहे, हमारा जो हर पाकिस्तानी शहरी है उनसे भी रिलेटेड है। फैसलाबाद के अंदर भी हमारी पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में हमने बढ़ती हुई देखी है, लेकिन साथ ही साथ जब हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो हर इंसान पे इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ पे रेट्स इंक्रीज होते हैं, एसेसिबिलिटी कम होती है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो इससे शुरू करें कि आखिर ये जो शॉर्टेज हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, इसके पीछे क्या वजह है और इदारों की तरफ से फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जी शुक्रिया शो में बुलाने का और मुझे मौका देने का कि आज मैं इस अहम इशू पे बात कर सकें। देखें, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, उसके साथ हमने इसको मैच करना है और ये हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इज़ नेट एक्सपोर्टर। अगर आप पिछले 10 साल का डाटा देखें तो हमने ज़्यादा सालों में वीट एक्सपोर्ट की है, कम दफ़ा हमें मंगवानी पड़ी है। पिछले 2-3 साल मौसम की अब्रप्ट चेंज आई, बहुत ज़्यादा कभी बारिशें बेवक्त हुई, ख़ास तौर पे कटाई के वक्त जब फसल किसानों की तैयार होती थी उस वक़्त आंधी बारिश और ज़ालाबारी से खासा नुकसान हुआ। इसी तरह जो वक्फे वक्फे से हल्की बारिशें जनवरी टू ऑनवर्ड होती हैं वो रस्ट की बीमारी का बायस बनी, जो गंदम की एक अहम बीमारी है जो खासा नुकसान करती है। तो लेकिन उसके लिए साइंटिस्ट तैयार थे, हमने इसको फोर्सी किया हुआ था, हमारी रिसर्च जारी थी और अब हमने गंदम की नई अक़साम जैसे अनाज 17, अकबर 2019, गाजी 19 और दिलकश सुबानी, काफ़ी सारी हमने नई अक़साम दरियाफ्त कर ली हैं जो फार्मर को अवेलेबल हैं। और इसी का नतीजा है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली है जो अबव 27 मिलियन टन थी। फिर भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत लेकिन पड़ रही जी, वो इसलिए कि पिछले 2 साल कम पैदावार हुई तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए। अच्छा। तो पिछले साल जो गंदम थी वो हमारे खाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन रिजर्व रखने के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ी। तो आई होप कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज न्यू वेराइटीज़ और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसको हम मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए फार्मर तक पहुँचाते रहते हैं, वो जैसे जैसे अडॉप्ट होती जाएगी ये इंशाल्लाह पैदावार बढ़ेगी और हम खुद कफ़ालत हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। अब्दुल रहमान, जिस तरह से अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब भी कि बहुत सारी चीज़ों में स्पेशली ये जो बीमारियां डिफरेंट तरह की प्लांट को लग जाती हैं, बारिश हो जाना, मौसम का तब्दील हो जाना, अब इनके ऊपर कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर तरीके से सीड अगर बनाया जाए, अगर सीड पे फोकस किया जाए और इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए कि डिफरेंट तरह की बीमारियां उस पर इफेक्ट न करें, या पेस्टिसाइड इस तरह का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या इन इश्यूज़ को वक्त से पहले रोका नहीं जा सकता? फातिमा, देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे बड़े मसले सामने आए उसमें मुतासर होने वाली एक फसल गंदम भी थी। अभी देखिए मौसम इतना ज़्यादा तब्दील हो गया है कि ये देख लें अक्टूबर का जो लास्ट चल रहा है और सर्दी आपने तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी जो दिन में काफ़ी अभी टेम्परेचर है, मतलब देखें अक्टूबर में तो अच्छी दोपहर के वक्त गर्मी होती है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब देख लें कितना फ़र्क पड़ा है। फिर जो मौसम की शिद्दत है, ये इस जो बरस का जुलाई था, ये कहा जाता है कि पिछले जो मालूम तारीख में सबसे गर्म जुलाई था। फिर इसी तरह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये इसकी वजह से एक बड़ा मसला आता है फसलों को। गंदम हमारी सबसे बड़ी अहम फसल है। फिर इसमें जो रेट का बड़ा मसला आता है कि हुकूमत की जानब से जो अमदादी कीमत है, एक्सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं, वो बड़ी कम इनकी रखी गई है। देखेंगे अगर इसकी अखराजात की हम कैलकुलेशन करें तो जो अगर अपने एकड़ की ठेका डालें साथ में 20-25 हज़ार, तो वो 60-70 हज़ार रुपया जो एकड़ का खर्चा है वो आता है। जो हुकूमत का रेट है उसके मुताबिक इतने ही पैसे फार्मर को बचते हैं
कुछ 5-6 माह मेहनत करने के बाद, तो ये बड़ी ज़्यादती होती है। पहले जब भी हमें पीपल्स पार्टी रोड में या उससे पहले जब कभी भी मसला नहीं बना, तो उसमें बड़ी वजह एक हुकूमती इकदाम होते थे कि वो अपने फार्मर को पैसे देते थे ज़्यादा, मार्केट रेट से ज़्यादा गंदम खरीद के अपने पास रख लेते थे, और बाद में जो मार्केट रेट से जो गंदम हुकूमत नहीं खरीदती थी वो सस्ते दामों बिकती थी। फार्मर की कोशिश होती थी कि हुकूमत को बेचे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर जब हमने मुसलसल इमदादी कीमत में इजाफा नहीं किया और बहुत कम इजाफा किया है, अखराजात बढ़ते चले गए, खाद की कीमतें बढ़ती चली गई, DAP 7,000 से क्रॉस कर चुकी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल महंगा पड़ता है, बिजली की जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो ये हर शोबा पे असर पड़ता है। नतीजतन फार्मर पर भी असर आया, उसकी जो पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा चली गई, तो उसको जब मुनाफा का अंसर कम मिला, उसने दूसरी फसलें काश्त की, उसने वो कैनोला की जानब चला गया, वो और फसलों की जानब चला गया, ताकि जो उसका मुनाफा है, जो उसका अखराजात है, वो जो उससे ना कहीं बढ़ जाए। तो इससे गंदम पे अल्टीमेटली असर पड़ा, जो कि सबसे अहम फसल है। जब हुकूमत की तवज्जो ना रही, जब हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे सीड ना तैयार किए जा सके जो फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, अगर तैयार किए भी गए तो वो टोटल पॉपुलेशन तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है जब तक इसमें कोई भी तरजीही इक़दाम नहीं किए जाते जंगी बुनियादों पर। अब जो हमारे दूर दराज के फार्मर्स हैं वो पुराना बीज ही काश्त करते रहते हैं, इसकी वजह से पैदावार तकरीबन जो है वो आधी रह जाती है। अब देखिए ना कि बीमारियां तो वही हैं, अगर पुराना बीज लगाएंगे जो पहले ही बीमारियों से मुतासर है तो फिर वो कैसे बेहतर पैदावार देगा। जो सर्टिफाइड बीज है वो लगाने का रुझान बहुत कम है। पहली तो बात यह है कि वो तकरीबन 30% तक फार्मर्स को ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सीड कंपनीज देती हैं उनकी जानब भी जाने का जो लोगों का रुझान वो कम है, उसमें भी कई बड़ी वजूहत हैं। देखिए एक वजूहत तो ये होती है कि जो हुकूमत ने दिया इनसे तो कल को पूछा जा सकता है, कोई अगला मसला बनता है, लेकिन जो प्राइवेट सीड कंपनी से लेते हैं और बाद में अच्छा रिजल्ट ना आए तो फिर तो वो फार्मर के पैसे भी ज़ाया हो गए और बाद में कोई भी उसका जिम्मेदार ना होगा। तो इसी तरह से खाद में जो 2 नंबरी सामने आ रही है कि अगर ये भी वो 7,000 रुपया भर के भी लेता है और वो अच्छी खाद नहीं मिलती तो इसका रिजल्ट भी उसको तब पता चलेगा जब गंदम तैयार होगी और बाद में कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ये तमाम चीज़ों की वजह से जो गंदम का रेट है वो ओपन मार्केट में महंगा हो गया, जो हुकूमत लेती है वो सस्ते रेट पर लेती है, जिसका नतीजा हमने देख लिया कि लोग हुकूमत को बेचने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते और हुकूमत को जो ज़बरदस्ती ख़रीदनी पड़ी फार्मर से ना अपने रेट के मुताबिक, ज़िलाबंदी करनी पड़ी, किसानों के घरों पे छापे मारने पड़े, FIRs का इंदराज करना पड़ा और किसान उसको प्राइवेट मार्केट में बेचना चाहता है जहाँ उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो दूसरे ममालिक में बेचना चाहता है जहाँ पर उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। यही बड़ा क्राइसिस है जिसकी वजह से हमें अरबों डॉलर्स लगाकर ये इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप? मैं ठीक है, राना फैजल हसन बोल रहा हूँ। जी जी बताएं जी, क्या पूछेंगे? पूछना ये था, आप कह रहे थे कि गंदम हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है इतने अरसे से। जी ठीक है, ये इसलिए मंगवानी पड़ती है गंदम के मुकाबले जो फसलें लग रही है, मकई और जो आलू वगैरह लग रहा है ना जी, एक तो उसका ज्यादा आता है, हर एकड़ ज्यादा दूसरा रेट उसका गंदम से ज्यादा मिल रहा है जिम्मेदार। इसलिए अगर गंदम का रेट ज्यादा तो उनके मुकाबले में फिर ये गंदम की हमें कमी पूरी कर सकेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि अब्दुल रहमान हम भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब इसी हवाले से कि रेट्स जब आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत जा रही है फॉर आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर चीज़ जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह से रेट्स नहीं मिल रहे हैं, और एक स्टेपल फूड के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क का तो स्टेपल फूड है, ये हर घर में किसी ने मतलब हर रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, एक नेसेसिटी है, तो फिर आखिर इसके लिए क्यों रेट्स को बेहतर नहीं किया जाता? डॉक्टर साहब अगर रेट्स इंप्रूव कर दें तो बहुत सारे फार्मर्स जो कि, और जैसे कि इन्होंने भी मेंशन किया कि डिफरेंट तरह की फसलें लगाते हैं, उसके बजाय वो भी गंदम की तरफ आए, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल सही
बात की तरफ निशानदेही की गई है। और आपने देखा भी कि जैसे अब्दुर्रहमान ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ सालों में जब रेट नहीं बढ़ाया गया तो लोगों की गंदम में दिलचस्पी कम हुई और हमने नुकसान भी उठाया। लेकिन फिर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अच्छा इंक्रीज़ दिया जो 1800 रुपये फी 40 किलोग्राम किया, तो उससे फार्मर इनकरेज हुआ और हमने पिछले साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन ली। तो इसको मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें साथ साथ बात दूसरी ये आ जाती है कि ये जैसे आपने मेंशन किया ये स्टेपल फूड है, हर अमीर गरीब ने ये खाना बिल्कुल है। तो अगर इसका ज़्यादा रेट बढ़ा दिया गया तो फिर वो रोटी महंगी हो जाएगी, फिर अगेन अवाम की शिकायत होगी कि जी आटा और रोटी महंगी हो गई है। तो उसका फिर अल्टरनेट गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ रेट बढ़ाते हैं, कुछ हम सब्सिडी अनाउंस करते हैं कि जो फार्मर वीट को सोइंग करेगा, जो काश्त करेगा गंदम, उसको बीज पर और खादों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो मैकेनाइजेशन है वो बहुत कम है। हम ज़्यादातर जो है वो पुराने जो औज़ार हैं उन्हीं पर इन्हिसार करते हैं और रिजल्टेंटली हम जदीद तरीका काश्त को अपनाते नहीं हैं और पैदावार में कमी आती है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ज़रूरी आलात जो गंदम की काश्त के लिए चाहिए, जिसमें बिजाई की ड्रिल, हल वगैरह और उसके बाद लेज़र लैंड लेवलर, ज़ीरो टिलेज ड्रिल्स और हार्वेस्टिंग के औजार जो हैं जैसे कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह, इन पर सब्सिडी अनाउंस की है ताकि फार्मर को इस तरीके से कंपनसेट किया जा सके और उसके मुनाफा को बढ़ाया जाए। तो किसानों को चाहिए कि इन पर भी दिलचस्पी लें, अपने किसान कार्ड बनवाएं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाली खासी मराहत हैं, इस दफ़ा तो बिलियंस ऑफ रुपीस गवर्नमेंट ने रखे हैं, इतना एग्रीकल्चर में पहले कभी इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना ये गवर्नमेंट कर रही है। तो उससे अवेयरनेस लेनी चाहिए फार्मर को और उन सबसे फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि उसके अखराजात कम हो। और इसी तरह जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि पुरानी अक़साम काश्त करने से हमारी पैदावार आधी रह जाती है, तो उनको छोड़ के नई अक़साम काश्त करें और जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाएं, बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करें। तो इन सारे अवामल को इस्तेमाल करेंगे तो फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी और उससे मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा किसान का, और वो जो किसान का दूसरी फसलों की तरफ जाने का रुझान है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट तरीक़ेकार हैं उस हवाले से मैं लाजमी चाहूँगी कि हम बात करें, लेकिन उससे पहले क्लाइमेट चेंज अब्दुर्रहमान आपने भी मेंशन किया, एंड ऑफ कोर्स ये एक रियलिटी है ज़िंदगियों की। 2021 में हम लोग रह रहे हैं और अब तो मतलब हमें एक्सेप्ट करना पड़ा है कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज का स्पेशली गंदम की फसल पे, पैदावार पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और प्रोडक्शन ये जो हमें कम देखने को मिली है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स, चाहे वो सीड के हवाले से हो या और चीज़ें, फर्टिलाइज़र हो गया, प्राइसेस हो गए, लेकिन क्लाइमेट चेंज का स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट रहा है? देखिए बात में बहुत सारे इम्पैक्ट इसके पड़े हैं। एक तो इसमें जो भिन्न तब्दील हुए हैं कि किस तरह से हमने करनी है। जो ज़्यादा पछेती काश्त है उसकी पैदावार भी खासी कम पहले भी रहती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है तो फिर उसका नुकसान होता है। फिर इसी तरह से जो उगेती काश्त है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। फिर इसमें दरमियान में देखना होता है पानी किस तरह से यूसेज करनी है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके, स्पेशली जो दिनों का फ़र्क आया है, ये आम फार्मर को समझाने की बात होती है कि इसमें हमने मौसम की जो सूरत हाल है उसको बड़ा मद्देनज़र रखना होता है कि जो ही अभी सर्दी का आगाज़ हो रहा है तो अचानक से सर्दी इतनी पड़नी शुरू हो जाएगी कि इसकी पैदावार मुतासर होगी। फिर जो भी पछेती काश्त वाले, लेट काश्त वाले हैं वो जो है फार्मर ज़्यादा मुतासर होंगे, जो उगेती वाले हैं वो कम मुतासर होते हैं। तो इसके दिन थोड़े से तब्दील करने की ज़रूरत होती है ज़राई माहिरीन के मशवरे से, अपनी ज़मीन की जो कैपेसिटी चेक करते हुए, ताकि जो बेहतरी है वो उसमें आ सके। बिल्कुल जी, एंड ऑफ कोर्स इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जिनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे गंदम के हवाले से। स्टेपल फूड है हमारा, हर घर में
बनाया जाता है और बच्चे हों बूढ़े हों सब लोगों की लाइफ में एक नेसेसिटी है डाइट के हवाले से अगर बात करें। एंड बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से पैदावार में हमें शॉर्टेज देखने को मिली है, चाहे वो सीड से रिलेटेड हो और क्लाइमेट चेंज के हवाले से लाजमी तौर पे हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है और स्पेशली एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नजर आते हैं, डिफरेंट तरह के फ्लडिंग्स जिस तरह से हमें नजर आ रही हैं, ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किसानों के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर और स्पेशली गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़े, इसी वाले से बात करेंगे। और अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, कंसर्न्स हैं या सवालात हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं। और याद रखें आपके सवाल बहुत जरूरी है, हो सकता है जो चीज आप एक्सपीरियंस करें कोई और भी एक्सपीरियंस करे तो लाजमी तौर पर कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं चाहूंगी अगर थोड़ा सा हम पहले बात करें कि स्पेशली एशिया के अंदर और गंदम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का और प्रोडक्शन पर इसका क्या असर हो रहा है। देखिए 2-3 फैक्टर्स मिल गए हैं। अभी आपने स्टार्ट में बात की फॉग और स्मोक की। जी। जितने दिन फॉग और स्मोक के होते हैं उन दिनों में ग्रोथ रुक जाती है, अच्छा। वो माइनस हो जाते हैं उसके ग्रोथ पीरियड से। अच्छा। इसी तरह सर्दी देर से आ रही है तो अभी भी मौसम कुछ हद तक चेंज हुआ है लेकिन गंदम बिजाई वाला अभी भी तकरीबन 1 हफ्ता और ले जाएगा। इसी तरह जब गर्मी जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है तो उस वक्त जब गर्मी पड़ती है क्रॉप फौरी तौर पे मैच्योर हो जाती है। दैट्स नॉट उनकी वो अपना ग्रोथ पीरियड पूरा नहीं किया होता, वो फोर्स्ड मैच्योरिटी आ जाती है। तो इस तरह से गंदम की फसल को थोड़ा दौरानिया मिल रहा है, जितना दौरानिया कम हो रहा है उतना ही वो जो उसकी ग्रेन फॉर्मेशन के लिए दिन है उसको अपना ग्रोथ पीरियड पूरा करने के लिए वो कम होते जाते हैं और उससे पैदावार में कमी आती है। इसके साथ साथ बारिशें कम हो रही हैं, जो मानसून की बारिशें इस दफ़ा बहुत कम हुई हैं बारानी इलाके में, वहाँ इस वक्त मॉइस्चर बहुत कम है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि उनके टोटल प्रोडक्शन का दारोमदार बारिश के ऊपर ही होता है। इसी तरह नहरों में पानी जो है वो अब कम है, नहरी पानी कम दस्तयाब है, जो नहरी इलाके भी हैं उनको भी अकॉर्डिंग टू नीड पानी नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के असरअंदाज हो रहे हैं गंदम की पैदावार पे। लेकिन इस पे फिर हम जिस हद तक मुमकिन होता है काबू पाने के लिए अब जब हम नई वैरायटीज़ इवॉल्व करते हैं उसमें हीट और ड्राउट टॉलरेंस जो है वो भी उसका कोर ट्रेड्स में शामिल रखते हैं कि हम सिर्फ वो वैरायटियाँ दें जो बेहतर पैदावार दे सकें कम पानी और हीट में भी। तो इस तरह से करके कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तब्दीलियां ला रहे हैं। हम बेड प्लांटिंग और रिज प्लांटिंग जो है जिसमें छोटे छोटे बेड्स बना के उनके ऊपर गंदम काश्त करते हैं, उसमें पानी की खासी बचत होती है। कम पानी से हम ज़्यादा इलाके को इरीगेट कर सकते हैं और उससे फिर पैदावार बेहतर आती है। इसी तरह जो खेलियों पे काश्त है, जो रिज प्लांटिंग है, उसमें भी पानी कम चाहिए होता है। तो ये चीज़ें जो है इन सबको अगर अपनाया जाए तो फिर ये है कि मौसम के तब्दीलियों के साथ रहते हुए हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल जी। इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आम फार्मर को इन चीज़ों की आगाही नहीं है। वो अपने टाइम पे लगा रहा है, अपने टाइम पे जो उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन है, इस वजह से वो बड़ी मुतासर हो रही है। उसको जाकर ये बताना ज़रूरी है कि कौन सा मौसम बेहतर है, कितने दिनों का वो फ़र्क डालेगा, किस तरह से मौसम की सूरत हाल देखेगा और फिर उसके साथ साथ सीड को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, खाद का बेहतरीन टाइम क्या है, कितने टाइम पानी लगाना है, कब नहीं लगाना, ये तमाम चीज़ें उसको बताने वाली है। जो आम फार्मर है वो इन तमाम चीज़ों को नहीं जानता, वो क्लाइमेट चेंज क्या असर डाल रहा है वो इन चीज़ों को नहीं जानता। वो जो पुराना टाइम उसके जहन में वो उसके मुताबिक ही अपनी फसल काश्त कर रहा है, जिसकी वजह से भी उसकी पैदावार खासी कम होती जाती है और उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि वो दूसरी फसलों की जानब राग़िब हो जाता है। दूसरी जानब जो हुकूमत है वो कैनोला पर सब्सिडी दे देती है 5000 सरसों पर, तो वो उन फसलों की जानब चला जाता है कि हुकूमत भी पैसे दे देती है और उसके अलावा जो उसका रेट है वो भी अच्छा मिल जाता है गंदम के बरक्स। इसकी वजह से भी जो गंदम पर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। किसान कार्ड के हवाले से अगर हम बात करें अब्दुल रहमान तो क्या फ़वाइद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपने बात की
कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, मौसम की एक्सट्रीमिटी भी बढ़ रही है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ गया और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ गया। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी तरीके से किसानों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, यूब रिसर्च की जानब से तो अपनी सी कोशिश की जाती है, लेकिन इसके लिए होता है कि यूसीज की सतह पर जाकर बताया जाए, क्योंकि जो फैसलाबाद एग्जिस्ट करता है इसमें जो दही एरियाज़ है वो दूर दराज तक है, बहुत ज़्यादा है। गांव के हिसाब से अगर देखा जाए, फैसलाबाद का शुमार उन जो अजला में होता है कि जहाँ पर देहातों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 700 प्लस जो है वो गांव मौजूद है। तो उन तक रसाई करना, उन तक पहुँचना बहरहाल ये एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर हम चाहते हैं कि गंदम की फसल बेहतर ले लें तो फिर इस चैलेंज पर पूरा उतरना पड़ेगा। जिस तरह से टेम्परेचर बदल रहा है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, फिर जैसे कि आपने किसान कार्ड का कहा, तो फिर उन लोगों तक किसान कार्ड का पहुंचना, बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखें, फैसलाबाद में अभी तक सिर्फ चंद हज़ार फार्मर्स हैं जो किसान कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इसमें भी जो महकमा ज़राअत सी है उसकी ये नाअहली है, नालायकी है कि वो अभी तक फार्मर्स तक नहीं पहुँच पा रही। एक बड़ा ईजी सा प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, हुकूमत क्या करती है, मुश्किल से मुश्किल प्रोसीजर बनाती जाती है। एक जानब खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानब खाद पर सब्सिडी देने के लिए 500 का जो किसान कार्ड है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। वो पहले जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब्सिडी जो होनी चाहिए वो सीधी सीधी होनी चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स लोग जो फ़ायदा उठा सके, दूर दराज तक मिल सके, या जो रेट है वो सभी को मुनासिब कीमतों पर मिल जाए। ये इस तरह से जो कार्ड इंट्रोड्यूस करवाना है, ये देखिए एक तरह से उनकी तौहीन भी होती है, एक तरह से इसमें लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं, एक तरह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत होती है। अभी तक मुझे बताएं कौन सा कार्ड है जिससे फ़ायदा हुआ हो? कोई सा भी कार्ड लगा लें, हर पार्टी ने अपने लोगों को नवाजा है, एक महकमा क्रिएट किया, अपने लोगों को जॉब्स दी हैं और अपने लोगों ने पैसा लूटा है। सेहत कार्ड है, क्या बना उसका? किसी का भी कोई इलाज नहीं हो रहा। अभी तक साल से ज़्यादा हो गया और वो बेकार पड़े हुए हैं, और जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी ले रहे होंगे जो लोग इसमें मुलव्वस है। तो ये कार्ड से बढ़ के काम करना ज़रूरी होता है। ये कार्ड्स में जब पड़ जाते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं कि वो जो गरीब बंदा होगा उसको फ्यूल पे जो है वो सब्सिडी मिलेगी, उसका तरीका पता नहीं क्या होता है। अब मोटरसाइकिल वाले को देंगे, किसको देंगे? मतलब ये तरीक़ों की बजाय आपने सभी को प्रॉपर टारगेट करना होता है। इस तरीके में तो या तो ये हो कि कुछ लोगों को आप गरीब डिक्लेयर कर दें कि ये गरीब लोग हैं और उनको शहर से बाहर एक बस्ती बना दें कि ये यहाँ रहेंगे, फिर उनको प्रॉपर सब्सिडीज जो है वो दी जाएँ। इस तरह से जो मिक्स है इसमें अरबों रुपये लुटा के ज़ाया करके बाद में नारेबाजी की जाती है, हमने ये कर दिया, इतने लोगों को गुर्बत से निकाला। हालांकि ये सारा झूठ होता है और सारा का सारा अपनी सियासत चमकाने के लिए होता है। ऐसे ही इस किसान कार्ड पर सियासत चमकाई जा रही है। देखिए, फैसलाबाद में और पूरे पंजाब की, पाकिस्तान की बात करें तो 50 से 60% तक लोग बराह रास्त ज़राअत से वाबस्ता होते हैं। किसान कार्ड कितने मिले हैं? चंद हज़ार। फैसलाबाद की बात करें, पंजाब में पूरे शायद 5 लाख बमुश्किल अभी तक दिया जा चुका है। और इसका मतलब है कि जो बाकी लाखों लोग हैं वो इससे जो है वो फैज़याब नहीं हो रहे, उससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़रूरी होता है कि देखें, खाद का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो फार्मर ही करता है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं करेगा। फार्मर छोटा है या बड़ा है, वो तमाम का तमाम लोगों को फूड मुहैया करने पर लगा हुआ है। चाहे अभी तो पंजाब में ज़मींदार भी इतने बड़े नहीं रहे कि हम कह सकें कि 250 मुरब्बा किसी की ज़मीन है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा चंद मुरब्बे होगी, चंद एकड़ होगी, चंद 100 एकड़ होगी, फिर उसके बाद एकड़्स की बारी आती है, किनालों की बारी आती है। तो वो तमाम लेवल पे ही हैं, तमाम लोग फूड मुहैया करने पे लगे हुए हैं। उनको तमाम को बराबर का टारगेट करके जो हर सब्सिडी है उन्हें बराबर पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए आसान सा तरीका हो कि जिसमें मतलब जैसे खाद की बोरी खोली है उसमें कोई कूपन हो तो उससे वो दे दें, या प्रॉपर रेट ही ऐसा रखें कि जो हर एक की पहुंच में हो, ताकि जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, जो अरबों रुपया ज़ाया होता है वो ना हो सके। और बराह रास्त उसको सब्सिडी मुहैया करें, अच्छी जो स्पोर्ट प्राइस है वो अनाउंस करें तो किसान ज़्यादा गंदम लगा लेगा। अब होता ही है कि स्पोर्ट प्राइस कब अनाउंस की जाती है? दिसंबर जनवरी में जाके जब गंदम लग चुकी होती है, जब उसकी कटाई का वक्त करीब होता है तो वो स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर देते हैं। उस टाइम तक कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये भी इसी हुकूमत का कारनामा है कि पिछले वर्ष इन्होंने ऐसा ही किया है कि वो तब अनाउंस किया जब उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था ना। तो इस तरह के इकदाम फ़ायदा देते हैं कबल अज़ वक्त जब लोग जहन बना रहे होते हैं। यानी कि अब तक तो लोगों का जहन बन चुका है, लेकिन अगर अब भी हुकूमत थोड़ी बढ़ा देती है तो फिर लोग जो है वो ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा काम से करेंगे। फिर इस तरह की शराइत रखी जा सकती हैं कि जो ज़्यादा बेहतर पैदावार देता है उसको कोई इनामात दिए जाएँ, कोई मुकाबले करवाए जाएँ, ताकि ज़्यादा जो कंपटीशन पैदा हो और फार्मर गंदम लगाने की जानब जा सके। बिल्कुल। एंड अब्दुल रहमान, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
स्पेशली किसानों के हवाले से बात करें, जितनी चीज़ें किसानों के लिए आसान की जाएंगी उतनी ही ज़्यादा किसान गंदम उगाने की तरफ भी आएंगे और ओवरऑल भी चीज़ें जो है आसान हो सकेंगी। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सॉइल का है। ज़मीन की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं, एस्पेक्ट्स हमारे शो में पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अगर सॉइल की क्वालिटी के हवाले से भी बात करें और सॉइल की जो इश्यूज हैं, चाहे वो डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हों या वेदर की वजह से जो इश्यूज पैदा होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है गंदम की ग्रोथ पे? ये बहुत ही अहम जो है ना फैक्टर है प्रोडक्शन लेने के लिए सॉइल, क्योंकि सॉइल मेन जो है ना वो है ना जगह जहाँ से हमने प्रोड्यूस लेनी है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारे यहाँ बड़ी इंटेंसिव क्रॉपिंग है, साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं। कोई ज़माना होता था हमारे फार्मर साल में एक क्रॉप लेते थे, दूसरा सीज़न उसको खुला छोड़ते थे, और साथ साथ ये ग्रीन मैन्योरिंग जिसको कहते हैं, सब्ज़ खाद, जिसमें कि कोई फलीदार फसल लगा के उसको बाद में उसी में ही प्लो अप कर दिया जाता था, रोटावेटर के साथ वो फसल को ज़मीन में दबा दिया जाता था और वो नामियाती खाद बन जाती थी। इसके साथ साथ फार्मिंग ज़्यादा थी और गोबर की खाद जो है वो भी इस्तेमाल की जाती थी। अब ये है कि हम 3 फसलें लेते हैं, हम एक दिन के लिए भी अपनी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते, और हम डाल क्या रहे हैं, मोस्टली हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं यूरिया की शक्ल में। चंद फार्मर हैं जो उसमें फास्फोरस और बहुत ही कम 1% के करीब जो पोटाश डालते हैं। तो जबकि हम ज़मीन से जब पौधा न्यूट्रिशन लेता है तो वो तो डजन्स ऑफ जो है ना न्यूट्रिएंट्स वो उसमें से अब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाकी हम कोई भी नहीं इस्तेमाल करा रहे हैं, उससे हमारी सॉइल्स डिप्लीट हो रही हैं। तो इसलिए हमें नामियाती मादा ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक फसल को आग लगाने वाला, जो फसल की बाकियात को आग लगाने वाला काम है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसको तर्क किया जाए। जो हम चावल की फसल है उसको कंबाइन हार्वेस्ट करते हैं, बाद में फील्ड को आग लगा देते हैं कि जी ये जल्दी साफ़ सुथरा हो जाएगा, हालांकि उसमें उसी ने वापस गल सड़ के उसमें नामियाती खाद की शक्ल अख्तियार कर लेनी थी, जिसको हमने ना सिर्फ उसको जला दिया बल्कि जो एसेंशियल माइक्रोब्स सॉइल में थे उनको भी ख़त्म कर दिया। और सॉइल डैमेज, यस, अ बिग डैमेज, यू कैन से अ बिग डैमेज। तो उसके अल्टरनेट्स हैं, उसको अपनाया जाए। इसका ज़ीरो टिलेज ड्रिल का मैंने बात की थी। ज़ीरो टिलेज ड्रिल है कि जब हम राइस को हार्वेस्ट करते हैं तो बगैर सॉइल को तैयार किए हम ज़ीरो टिलेज ड्रिल के साथ उसमें वीट की सोइंग कर देते हैं। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि टाइम पे बिजाई हो जाती है और गंदम की फसल को पूरा दौरानिया मिलता है पकने के लिए, और वो अच्छी पैदावार दे देती है। उसके साथ साथ जो स्ट्रॉ था, राइस का स्ट्रॉ फील्ड में मौजूद, वो सारा गल सड़ के पानी के साथ वो नामियाती खाद की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो हमें सॉइल को बेटर करता है ना। बिल्कुल जी, एंड बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे शो में जो एक और सेगमेंट है उसमें कवर करेंगे और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो गया, तो बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एटन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करें स्पेसिफिकली गंदम के हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान का स्टेपल फूड है, हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन हो वो डिमांड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, कम नहीं हो, जो कि पिछले कुछ सालों में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, कुछ इंतज़ामी फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, लेकिन लाजमी तौर पे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और डिस्कशन के थ्रू ही हम बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं और इश्यूज़ को गवर्नमेंट के इदारों तक पहुंचा सकते हैं ताकि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। अगर आपके कोई भी सवालात, कंसर्न्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। ऑफ कोर्स याद रखें कि आपके सवालात बहुत ज़रूरी हैं, तो हो सकता है जो आपका सवाल हो वो किसी और का भी सवाल हो, तो याद रखें अपने सवाल लाजमी तौर पर पूछें, हमारे इस शो का, इस डिस्कशन का हिस्सा बने लाजमी तौर पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल कीजिए। तो जी आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ब्रेक में जाने से पहले हम डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे थे। सॉइल के हवाले से हमने बात की। मैं चाहती हूँ वाटर लेवल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो पानी होता है सॉइल के अंदर। अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अगर आप इस हवाले से ज़रूर बताएं कि किस तरह से वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं
और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फसलों पर? देखिए, पानी जो है, पहली बात तो ये है कि जो हमारा ज़मीनी पानी है ना, पंजाब में अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 75% जगहों पे पानी अनफिट या मार्जिनली फिट है। तो वो जिसने भी ट्यूबवेल लगाना है तो वो पानी का तज्जिया लाजमी कराए, ताकि उसको पता चल सके कि क्या ये पानी फिट है या पानी किस डेप्थ पे जाके जो है वो हमें फिट या मार्जिनली फिट मिल जाता है। वो एनालिसिस करवा के फिर बोरिंग जो है वो करवाई जाए। उसके लिए आजकल तो ऐसे औजार भी मौजूद हैं जो बगैर ड्रिलिंग के आपको बता देते हैं कि कितने फुट पे आपका निस्बतन बेहतर पानी है, तो वो इस्तेमाल करके फिर ट्यूबवेल लगाया जाए। और गंदम पर पानी क्रिटिकल स्टेजेस पे लगाना है, गैर ज़रूरी पानी नहीं लगाना। ख़ास तौर पे जो नहरी इलाके हैं इसमें कोशिश तो करें कि अगर नहरी पानी से ही गुजारा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी क्रिटिकल स्टेज पे पानी नहीं है और आप ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़े तो फिर वो अगर फिट नहीं है तो उसमें फिर साथ कोई रेमेडी जैसे जिप्सम वगैरह का ऐड करके वो लगाया जाए, ताकि जो सॉइल है वो डिग्रेड ना हो। बिल्कुल। तो पानी गंदम के लिए आम हालात में 3 पानी काफ़ी होते हैं। पहला जब उसकी टिलरिंग हो रही हो, दूसरा जब उसमें बूट स्टेज जिस वक्त पौधे के अंदर सिटा बन रहा होता है, और तीसरा पानी जब ग्रेन फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये तीनों स्टेजेस पे अगर पानी मिस ना किया जाए तो हम भरपूर पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया पानी के हवाले से। किन स्टेजेस पे अगर पानी को मिस ना किया जाए तो फसल बेहतरीन तरीके से काश्त की जा सकती है? मैं चाहती हूँ अब्दुर्रहमान, और क्या फैक्टर्स हैं? एक तो ये पानी का फैक्टर हो गया कि किस वक्त पे पानी लगाना है, कौन सा सही वक्त है। क्लाइमेट के फैक्टर्स भी हैं, सॉइल के फैक्टर्स भी हैं। क्या करना चाहिए किसान को? किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि प्रोडक्शन पे कोई असरात ना? देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। अभी जो पानी का हमारा बड़ा मसला बना हुआ है, नहरी पानी कम है, तो उसका ये हल निकाला जाता है कि ट्यूबवेल लगा लिया जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं किया जाता। कभी ये पाबंदी थी, और अभी हमसाया जो मुल्क है वहाँ पर इंडियन पंजाब में भी ये पाबंदी है कि ट्यूबवेल आप बगैर इजाज़त के नहीं लगा सकते। इसके लिए वाटर मैनेजमेंट से NOC लेनी पड़ती है। तो उसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होता है कि देखा जाए पानी में जो यहाँ पर पानी क्या साइल के लिए फिट है या नहीं फिट है, या कितने ट्यूबवेल लगाने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से पानी दिन दिन नीचे जा रहा है और पानी वापस रिचार्ज नहीं होता, जिसके असरात जो पूरे माहौल पर पड़ते हैं, जिसके असरात जो है वो पानी पर भी पड़ते हैं, ज़मीन पर भी पड़ते हैं। तो ये नामियात भी जो है ज़मीन के वो कम होते जाते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। ट्यूबवेल लगाते हुए ये एहतियात फार्मर को लाजमी करनी चाहिए। फिर दूसरी बात अगर गंदम की करें तो बर वक्त जो अभी ये सबसे बेहतरीन वक्त चल रहा है, 1-2 हफ्ते में जितनी भी गंदम काश्त करनी है वो कर ली जाए। अगर किसी का कोई कमाद है जो जिसका क्रशिंग का मामला है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 15 नवंबर तक अपनी काश्त को मुकम्मल कर ले, क्योंकि अगर लेट होती है, दिसंबर तक मामला जाता है, तो वहाँ पर बेहतर होगा कि दिसंबर में वो कोई कैनोला की या कोई भी जो खुरपनी अजनास है वो काश्त कर ले, फिर गंदम उसको कम फ़ायदा देगी। देखें, अगर इसकी प्रोडक्शन 50 मन से नीचे होती है तो फिर उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जी। ये जो अभी सर्टिफाइड बीज तैयार किए गए हैं, अकबर 19 है, डॉक्टर जवेद साहब ने तैयार की है, तो वो वैरायटी पिछले साल जो वो 70 से 80 मन तक उसका रिज़ल्ट रहा है। तो ये वो रिज़ल्ट है जो फार्मर को फ़ायदा देता है कि फिर उसकी जो 1 लाख से ऊपर जो एकड़ उसका बासानी निकल जाता है। अगर 50 से नीचे रहता है तो वो उसको बड़ा डैमेज करता है, उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, मुनाफा ऐसा कम नहीं होता। तो यहाँ पर सर्टिफाइड बीज एक यकीनी बनाया जाए। अयूब रिसर्च से मिल जाएगा, अकबर 19 मिल जाएगा, और उनकी कई दिलकश या कई वैरायटीज़ मौजूद हैं जो सर्टिफाइड की, और वो सस्ते दामों मिल रही हैं। 3000 से 3500 के दरमियान जो है वो 50 मन का जो पैकेट है वो देते हैं, तो वो सर्टिफाइड होता है। फिर इसी तरह से खाद का बर वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है। पानी का डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बर वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी फसल की देखभाल खुद से करनी पड़नी है उसको ना, फार्मर को। अपने जो मुलाजमीन हैं उन पे अगर वो डिपेंडेंट रहेगा तो फिर उसका जो नुकसान है वो होगा। बर वक्त कटाई का जब वक्त आता है तो तब करे। तो ये तमाम फिर कटाई में ज़रूरी होता है कि देखना कि मौसम की तब भी जो शिद्दत है वो गर्म होता है, तो बारिशों का भी डर होता है। तो वो तमाम चीज़ें वो अगर देखें तो उसकी पैदावार जो लाजमन 60 से 70 मन तक जा सकती है। और इतनी बासानी प्रोग्रेसिव फार्मर्स ले रहे हैं जो भी यहाँ पर कंसल्ट करता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने ज़रूरी माहिर है उनके साथ राब्ते में रहना होता है, मुसलसल पूछते रहना है जो अपनी गंदम है। फिर उस पर अगर कोई येलो रस्ट का हमला आता है
तो उसको बचाव के लिए इकदाम करने पड़ते हैं। देखिए येलो रस्ट का जो हमला होता है उससे भी पैदावार खतरनाक हद तक गिर जाती है, और जब उस हमले को इब्तदा में ही नहीं रोका जाता, जब उसके लिए स्प्रे नहीं किए जाते, तो फिर वो हमला बढ़ता ही चला जाता है और फिर उसका नुकसान ये होता है कि पैदावार जो है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो समझ ले कि वो फार्मर का सरासर नुकसान ही करती जाती है। तो ये प्रॉपर ख्याल भी रखना पड़ता है कि जब सेठा आ रहा है तो येलो रस्ट अगर हमला करती है तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो स्प्रे किए जाएँ। इसी तरह से कोई भी अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी खेतों में खड़ा नहीं रहने दिया जाता जब गंदम जो कटाई के करीब आ जाती है, क्योंकि उस वक्त भी अगर वो ज़्यादा पानी वहाँ पर खड़ा हो और गंदम गिरने का चांस होता है, उस वजह से भी पैदावार गिर जाती है। तो ये फार्मर के लिए ज़रूरी है कि इसको साइंसी बुनियादों पर करें। देखिए जिस तरह से तमाम काम साइंसी बुनियादों पर हो रहे हैं, जिस तरह से अच्छा मोबाइल यूज़ किया जाता है, अच्छी नस्ल का जानवर रखा जाता है, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अच्छी ही जो सर्टिफाइड बीज है गंदम का वो भी इस्तेमाल किया जाए और फिर उसको वापस अपने पास भी रखा जाए, अपने गांव के दूसरे लोगों को भी दिया जाए, रिप्लेस किया जाए, ताकि पूरे जो गांव में अच्छी इकसाम की गंदम अगर लगेगी, तमाम लोगों का रिजल्ट बेहतर आएगा, तो जो गंदम की कमी है वो भी दूर होगी और जो फार्मर का प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल जी। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ गंदम के हवाले से। जी जी पूछे। बीज सही है, किस बीज की काश्त करनी चाहिए? जी दोबारा पूछिएगा सवाल। डॉक्टर साहब आपको समझ में आया कुछ? बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए गंदम का बीज? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब। बीज के हवाले से अभी हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड के हवाले से, तो इस सवाल से थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। जी सबसे पहले तो बात यह है कि जो अक़साम है उनका इंतखाब है। इसमें अकबर 2019, अनाज 17, जौहर 16 और उजाला 16, फ़ख्रे बकर, बकर स्टार, दिलकश, सुबहानी, ये वो अक़साम है जो इस साल काश्त के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड की हैं। इनका बीज लिया जाए। और बीज जो है इसके लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन सरकारी अदारा है और उसके साथ गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट सीड कंपनीज भी हैं, तो कहीं से भी सीड लिया जा सकता है। लेकिन सीड लेते वक्त इस चीज़ को इंश्योर करें कि थैले के ऊपर सिलाई में एक ब्लू कलर का नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है जो उसकी क्वालिटी की इंश्योरेंस होता है। वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो कि बीज की क्वालिटी को टेस्ट करके वो टैग इशू करता है। उसके ऊपर बाकायदा एक सीरियल नंबर होता है। वो लाजमी ये चीज़ देखी जाए कि वो टैग उसके ऊपर मौजूद है। जिस बैग पे टैग होगा सिर्फ वो सर्टिफाइड बीज होगा, और खुदा न खास्ता अगर वो सही नहीं निकलता तो उसी सीरियल नंबर के मुताबिक वो ट्रेस किया जा सकता है कि वो किस कंपनी का है, कहाँ से आया है, और गवर्नमेंट को उसकी शिकायत जमा कराई जा सकती है जिस पे एक्शन होगा। बिल्कुल जी। एंड ऑफ कोर्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ा सा बात कर सकें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, अगर थोड़ा सा ब्रीफली बात कर। देखें जो रिसर्च के अदारे बने हुए हैं गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है, उस पर साइंटिस्ट हर वक्त मौजूद होते हैं। जो आज हमने बहुत ही तफसील से बात की है मौसमियाती तब्दीलियों के, नई नई बीमारियों के आने की, तो हम जो साइंस कर रहे होते हैं वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि इन सारे जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनको टैकल करने के लिए बीज के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बनाई जाए, ऐसी सलाहियत पैदा की जाए कि वो गैर मुआफ़क़ मौसमी हालात और बीमारियों का मुकाबला कर सकें। तो इसीलिए जब हम किसी वैरायटी को रिलीज़ करते हैं तो वो वही होती है जो तमाम तर मराहल से गुज़र के आई होती है। उसमें मुदाफ़त भी होती है और उसका ये पैदावारी सलाहियत जो है, यील्ड पोटेंशियल, वो भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो हम सिफारिश करें सिर्फ वो अक़साम काश्त की जाए जो पुरानी अक़साम है, उनको छोड़ दिया जाए। 50% से ज़्यादा लोग वो हैं जो घर में जो खाने वाली गंदम पड़ी होती है ना, उसी में से एक मन उठाया और बीज के तौर पे लगा दिया कि चलें जी गंदम तो गंदम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी पैदावारी सलाहियत भी कम होगी, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त की भी कम होगी और अल्टीमेटली फिर पैदावार कम होगी, तो फिर हम गिला करेंगे। बिल्कुल जी। और ऐसे ही है बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स के हवाले से आज हमने बात की। उम्मीद करेंगे कि जितनी भी एडवाइस, स्पेशली डॉक्टर साहब और अब्दुर्रहमान, आप दोनों ने जितनी भी एडवाइस दिया है, आई रियली होप कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगी लोगों के लिए जो कि देख रहे हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर
उनके लिए आसानी होगी उनको चीज़ें करने में। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल्स में से इस सेगमेंट के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैं चाय बना रही थी, जो कि ऑफकोर्स आई थिंक मोस्ट लोगों की सुबह जो है चाय के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो जी चाय मैंने पी ली और उसकी वजह से मैं काफ़ी रिफ्रेश्ड ऑफकोर्स महसूस कर रही हूँ। और आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमेशा चीज़ों को सीरियस नहीं रखें, हमेशा एक अच्छा बैलेंस हो बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज और उसके साथ साथ कुछ लाइट हार्टेड चीज़ें भी हों। तो जी आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगी जिनसे हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के हवाले से, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, डिफरेंट तरह की मेकअप टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे। और स्पेशली जब आप मेहनत करते हो किसी भी फील्ड के अंदर और आप टैलेंटेड होते हो तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन होती है लोगों के लिए। तो आई थिंक आज की हमारी जो गेस्ट है उनसे हमें इंस्पायर होने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, अपना एक नाम बनाया है। तो जी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके कोई भी मेकअप से ब्यूटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, आप खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल कीजिए और हमारी ब्यूटिशियन और एक्सपर्ट जो हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। लाजमी तौर पे हो सकता है आपका जो सवाल हो किसी और का भी सवाल हो। तो मैं जल्दी से हमारी जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ निदा सहर मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन है, साथ ही साथ 3D मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी है और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपना ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने स्टार्ट की और अपने आप को फ्रॉम द ग्राउंड बिल्ड किया है। तो आई थिंक दैट इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन और हम बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ हमारे शो में हमारे लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो निदा आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कैसी हैं आप, कैसा आपका जो एक्सपीरियंस है मेकअप इंडस्ट्री में और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर, वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी और यहाँ पे आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो आपने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से किया है, जो मैं हूँ और वही किया है। तो मैं निदा सहर हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 3D मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ और राइटर भी हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत कम एज में मैंने जो है वो अपना नाम बनाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट से स्टार्ट होके मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते करते मैंने सैलून भी बना लिया है, राइटर भी हूँ, यूट्यूबर भी, इवन कि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में भी पार्टिसिपेट मैंने किए हैं। और मुझे लगता है कि इंसान को जो है ना वो स्ट्रगल से ही मिलता है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। अगर आप कम एज में भी स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एज बहुत कम है तो आप में टैलेंट नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे लगता है मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को जो मेरी एज के या मुझसे कम एज के हैं, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसा अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स जो हैं वो अपनी इम्प्रूव करें, लोगों को बताएं कि मुझ में एक टैलेंट है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। और मैं आज आपको जो है वो मेकअप के हवाले से भी बताऊंगी, मेकअप टिप्स के हवाले से भी बताऊंगी जैसे कि इन्होंने मुझे बताया है। और बाकी मेकअप आगे विंटर आ रहा है, उस हवाले से भी आप जो है वो मुझसे पूछे, क्वेश्चंस करें जैसे कि मुझे इन्होंने बताया है और इंशाल्लाह मैं आपको सारी जो है वो डिटेल बताती हूँ। बाकी मेकअप के हवाले से जो आजकल जो चल रहा है उस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊँ। विंटर आ रहा है, स्पेशली विंटर में सबसे टफ होता है मेकअप करना, क्योंकि विंटर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हर स्किन को, बहुत सारी स्किन टाइप से जिनको हमने कवर करना होता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं जो आपको इसके बाद जो है वो आपको लाइव भी करके दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताती चली जाऊँ कि विंटर में जब हम लोग मेकअप करते हैं तो जितना हो सके स्किन को मॉइस्चराइज कर लें पहले तो जितना हो सके मॉइस्चराइज कर लें पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मेकअप जो है वो आपकी स्किन भी जो है वो ग्लो और फ्लॉवलेस करेगी। बाकी मुझसे क्वेश्चन आप करती रहें। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है निदा आपसे और ऑफ कोर्स 3D मेकअप आर्टिस्ट भी हैं आप, और मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज यूजुअली हमें टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे 3D मेकअप आर्टिस्ट नजर आते हैं और हम यही सोच रहे थे यार ये इसने कैसे बना लिया है। तो मैं चाहूँगी अगर उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। 3D मेकअप आर्ट मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में चलता है, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम है। कह लें कि इसकी अहमियत देखता है जो वो एकदम से शौक पे हो जाता है कि यार ये 3D मेकअप आर्ट है,
लेकिन मैंने सबसे पहले कैजुअल मेकअप से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। मुझे 3D मेकअप आर्टिस्ट बनने का बचपन में बहुत शौक था। स्कूल में जब मैंने ज्वाइनिंग की थी मुझे शौक था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं। स्टडी को लेके चलती थी लेकिन जो है मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक था, जिसमें मैंने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट किए, एक्टिंग में, सिंगिंग में, आर्टिस्टी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आर्टिस्ट हूँ। जो दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी होगी, जो टैलेंट था। बाकी 3D मेकअप आर्टिस्ट की मैं आपको एक क्वालिटी बता दूँ कि ये क्रिएट करते हैं हम लोग, ये खुद से क्रिएट करते हैं। ये लुक जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है बनाना, और ये फैसलाबाद में अभी तक जो है वो कोई लुक लेके नहीं आया। मेरा यूट्यूब का चैनल है, ब्यूटी ब्लॉगर, वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। 3D मेकअप आर्टिस्ट जो कि फैसलाबाद में अभी तक जो है वो 3D मेकअप आर्ट को कोई नहीं लेके आया। उसमें मैं जो है वो अपने मतलब अपने अंदर जो टैलेंट है ना, मैं ये नहीं कहती कि मैंने क्या, जब मैं बनाती हूँ, जब मैं करती हूँ, क्रिएट करती हूँ लुक, तो मुझे ये नहीं होता कि मैंने जो है वो यही चीज़ बनानी है। जब मैं बैठती हूँ मैंने अपने, मेरे अंदर जो टैलेंट हो रहा होता है ना, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं उसको जो है वो क्रिएट करती हूँ खुद, यानी सिग्नेचर करके क्रिएट करती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, जैसे जैसे क्रिएट करती जाती हूँ फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अभी जो है ना ये बहुत अच्छी मेकअप जो है वो क्रिएट करनी है। यानी एक होता है ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में, एशिया में जो है वो मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन 3D मेकअप जो है वो हमारी आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा, जैसे ड्रामाज इंडस्ट्री, ड्रामेटिक आइज बनानी, या इस तरह के जो है वो गेटअप मेकअप, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती है। और 3D मेकअप, वैसे तो मेरा सैलून है, मैं मतलब इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे ब्राइडल का ही मोस्टली मेकअप करना पड़ता है, ब्राइडल, पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप। लेकिन ये जो है ये मैं अपने शौक की वजह से करती हूँ। और जब से मतलब 3D मेकअप आर्टिस्ट में मैंने इसमें रखा है, मैंने क्रिएट करके लोगों को बताया है कि मैं 3D मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ये भी टैलेंट है मुझमें, तो तब से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोगों को पता चला है कि ये सच में जो है वो मल्टी टैलेंटेड है। और मैं राइटर भी हूँ, मेरे अपकमिंग 2 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। अब आप ये भी सोचते होंगे कि 3D मेकअप के आर्ट के साथ राइटर भी है, और बिकॉज शोबिस के साथ भी थोड़ा बहुत लिंक्स होने की वजह से मुझे राइटर बनने का, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली वर्क करने का, कुछ ना कुछ जो है वो अपने हैंड से कुछ ना कुछ क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। अगर मैं अपने फेस पे कुछ क्रिएट करती हूँ 3D मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं पेन के साथ भी जो है वो बहुत कुछ क्रिएट करती है, बहुत कुछ यानी कि मैं करना चाह रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सॉन्ग्स की बात कर रही हैं, इनका भी थोड़ा सा बताएं। आपने लिरिक्स खुद लिखे हैं? सॉन्ग्स यस मैंने खुद ही लिखे हुए हैं, 2 अपकमिंग्स हैं। अभी ना तो उनका ट्रेलर या कुछ है नहीं, लेकिन जल्द कमिंग्स जो हैं वो 2 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। मतलब राइटर की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं इतना नहीं कहूँगी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो टैलेंट है ना वो बाहर आ रहा है। वो कह लें कि जो टैलेंट है ना, जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है। मैं मोस्टली पहले तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैंने जो है वो स्टूडेंट लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता काम किया, स्ट्रगल किया। मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आऊँगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, और मैं तो मतलब उन्हीं को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने मुझे, मेरे फादर, मेरी मदर, उन्होंने मुझे यहाँ तक वो लेके आएंगे। वरना इतनी कम एज में अपनी फैमिली में सबसे बड़े होने के बावजूद जो है वो इतनी कम एज में जो है वो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। और बिल्कुल वी आर सो ग्लैड निदा के मतलब आई थिंक हर दफ़ा जब हमारे शो में कोई बहुत टैलेंटेड एंड इंस्पिरेशनल लोग आते हैं तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम फैसलाबाद के टैलेंट को आगे लेके आ सकते हैं और लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, जो दूसरों की स्ट्रगल्स को देख के सोच सकते होंगे कि अच्छा अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। निदा, आज आप एक स्पेशल लुक जो है हमारी ऑडियंस के लिए शोकेस करेंगी, और ऑफ कोर्स बहुत टैलेंटेड है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की लुक आज आप क्रिएट मैं जो लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ उसमें वलीमा और पार्टी मेकअप दोनों भी आ सकता है। मतलब वलीमे का जो है वो मैं करने जा रही हूँ, उसमें ब्राइडल लुक जो है वो मैंने जो है वो देनी है। उसमें आप जो आजकल चल रहे हैं ना, ये नहीं है कि आप जो है वो पुराने दौर के, जो आजकल कैजुअल लुक में भी चल रहा है, पार्टी मेकअप में भी यूज़ है, क्योंकि आजकल जो है ना वो न्यू ट्रेंड जो आ रहा है वो फेस लुक देख के ही होता है। आपका फेस जैसे, आपके फीचर्स कैसे हैं, जैसे वैसे ही आपने क्रिएट करना है। आप पहले नहीं बता सकते, हाँ जी, पहले नहीं आप कह सकते कि बस इसका लहंगा ऐसा है, इसकी ज्वेलरी ऐसी है, बस मेकअप कर दो, जब तक आपके पास ब्राइड का लहंगा भी निदा आज बिल्कुल आई कैन सी कि बड़ा लाइट सा कलर है, और बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये लुक जो है बाय द टाइम शो खत्म होता है, जो कि आपको पता है हमारे पास वक्त हमेशा ही लिमिटेड होता है। आई हेट दैट, मतलब हमें ज़्यादा वक्त चाहिए होता है हमेशा, लेकिन मैं चाहती हूँ निदा अगर आप स्टार्ट कर दें और साथ साथ हमारी जो बातें हैं वो भी चलती रहेंगी, और हमारी ऑडियंस जो है आपका टैलेंट देख सकेंगे, और हो सकता है कि वो कुछ टिप्स सीख लें, बिकॉज मेरे तरह के लोग जिनको मेकअप
जो है वो सीख रहे हैं अभी भी, तो आई थिंक डेफिनेटली उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर वो देख सकेंगे कि किस तरह से इस लुक को क्रिएट किया जा सकता है। तो फाउंडेशन आपने अप्लाई कर लिया या आप अभी करेंगे? नहीं, मैंने सिर्फ इनके जो है वो थोड़ा मॉइस्चराइज करके प्राइमर लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विंटर को मद्देनजर रखते हुए मैंने सारा इनके करना है, ताकि क्योंकि जो मेरी ब्यूटिशियंस है, जो मेरे जो जूनियर है, सीनियर्स है, उनको आइडिया हो, सबको आइडिया हो कि ये किस तरह करना है। तो मैं अब आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी, आप क्वेश्चंस भी कीजिएगा और मैं आपको साथ साथ। अब इन्होंने जो है वो वलीमे का ड्रेस पहना हुआ है, जो कि एंगेजमेंट में भी चल सकता है, निकाह मेकअप में भी चल सकता है। बिल्कुल। तो और इनके जो है मैंने मॉइस्चराइजर पहले किया था, प्राइमर लगा दिया, लाइट सी जो है ना वो जैसे कैमोफ्लेज होता है ना, मैंने वो लगाया। अब मैं वो साथ साथ आपको पहले बता देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मेकअप लुक्स आजकल बहुत सटल सी चल रही हैं। देयर वाज अ टाइम जब काफ़ी ज़्यादा मेकअप यूज़ किया जाता था, बट आई थिंक आजकल स्पेशली इस तरह का ट्रेंड आ गया है कि थोड़ा सा सटल हो, लेकिन आपको मतलब आप उसको स्विच अप कर सकते हैं और उसको स्पाइस अप कर सकते हैं विद लिटिल डिटेल्स। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मुर्तजा नकवी बात कर रहा हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम सुबह सुबह आप करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, जिसे सुनने के बाद ना जी बहुत से मौजूद जो हम चाह रहे होते हैं उस पर आप गुफ्तगू करती हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बताएं, कुछ पूछेंगे आप? जी, मेरा शहर से मेरा एक सवाल ये है कि एक तो ये बहुत जैसे कह लें कि मल्टी इनके अंदर क्वालिटीज हैं, जिसका ये बारहा यहाँ पे इजहार कर रही, और सवाल मेरा इनसे ये है कि ये मुझे बताएं कि आइंदा जो आने वाली सर्दी है उसमें जो फेस पर होने वाली खुश्की है उससे कैसे बचा जा सकता है, और दूसरा तहरीर का कोई टुकड़ा भी हमें सुनाएं ताकि हमें अंदाजा हो कि जो ये कहती हैं कि इनका पोटेंशियल जो है बार बार बाहर आ रहा है, कुछ हमें भी अंदाजा हो कि किस तरह की जो है वो राइटर है। बिल्कुल जी, बहुत ही मजेदार सवाल आपने पूछा है, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो निदा, अब आपने उनका सवाल सुन ही लिया। सबसे पहले तो जी खुश्की किस तरह से सर्दियों में, आपने मॉइस्चराइजर की बात की थी, कुछ सिरम्स वगैरह भी लगाए जा सकते हैं? सीरम्स तो स्किन टू अकॉर्डिंग होते हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही एक नॉर्मली जो है, क्योंकि हर जो मतलब कि घर में रहने वाले जो फीमेल्स है वो सीरम्स अफोर्ड भी नहीं कर सकती, उसके लिए आप स्किन को जितना हो सके मॉइस्चराइज करें, ठीक है, रेगुलर मॉइस्चराइज करें, जितना हो सके उसको मॉइस्चराइज करें, पानी ज़्यादा पिए तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। और दूसरा प्राइमर यूज़ करें, ठीक है, मेकअप जो स्टे देना है, आपके ड्राइनेस हो जाती है, प्राइमर भी स्किन टू अकॉर्डिंग, जैसे कि जेल प्राइमर है, मॉइस्चराइजर में प्राइमर है, क्रीम फॉर्म में प्राइमर है, वो स्किन टू अकॉर्डिंग। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए क्रीम फॉर्म में जो है वो मॉइस्चराइजर वो आप यूज़ कर सकते हैं, जितना स्किन को मॉइस्चराइज। अब इनकी ड्राई स्किन है, मैंने इनके जो है वो मॉइस्चराइजर जो है वो पहले यूज़ किया हुआ है, और मैंने इनको कल भी मॉइस्चराइजर इनको दिया था ताकि ये यूज़ करें, अपनी स्किन को जो है वो क्लीन करें, ठीक है, उनके सर्विसेज जो भी जैसा भी था मैंने वो किया। लेकिन मॉइस्चराइजर जितना हो सके आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। और निदा, आप बहुत अच्छा ब्लेंड कर रहे हो फाउंडेशन को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है स्किन टोन के साथ मैच कर रही है बेस, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। यूजुअली फाउंडेशन का कलर बहुत डिफरेंस में होता है ओवरऑल स्किन टोन से, जिसकी वजह से मेकअप लुक उतनी निखर के नहीं आ पाती है। तो अब आप अगर आप ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके ख्याल में कि कोई ब्रशेस या किस तरह से? मेरा ख्याल से फिंगर से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्रशेस भी अपने काम पे बिल्कुल परफेक्ट है, मैं ब्रशेस भी यूज़ करूँगी वो भी, लेकिन फिंगर्स के साथ मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो हमारी बेस है पहले जो मैंने लगाई हुई थी, मैंने 38 नंबर जो है वो लगाया हुआ था कंसील करने के लिए, पहले मैंने कंसील इनकी स्किन किया, अब उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? ताकि एब्जॉर्ब्स हो जाए, ये पैची पैची ना लुक को, जितनी आपकी एब्जॉर्ब्स हो जाएगी ना स्किन में उतनी ही आपकी जो है वो लुक नेचुरल लगेगी। बहुत ज़्यादा हैवी लुक देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो है वो ट्रेंड में भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट लुक चल रही है। बिल्कुल, और ये ब्लेंडिंग बहुत ही फ्लॉलेस है, विच इज समथिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स सेट करने के लिए निदा, आई थिंक आप पाउडर का इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल, मैं पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, फिंगर्स के साथ ही कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे ब्रश की ज़रूरत है, ब्लेंडिंग की और ज़रूरत है, तो मैं ब्रशेज या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूंगी। बिल्कुल, लेकिन जो स्टिक होती है ना, इसको मैं स्टिक फॉर्म में जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन की अपनी एक होती है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राइनेस के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसलिए इनके स्टिक की जो है वो यूज़ होगी। अच्छा, और क्योंकि हमारे कॉलर ने भी ये सवाल पूछा था, तो मैं निदा चाहूँगी कि अगर आपने जो सॉन्ग लिखा है, जो कोई भी चीज़ें जो आपने अभी तक लिखी हैं, उसमें से कोई 2 लाइनें जो आपकी फेवरेट हो टू दिस पॉइंट? मेरी फेवरेट
लाइंस ठीक है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है निदा, तो बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हम उनके सारे बिल्कुल, टैलेंट्स को बिल्कुल। जो है वो शोकेस करें, लेकिन मैं आपको भी बता चले निदा जितनी देर अब नहीं सोचना नहीं, मैं आपको बता अच्छा रही चलो हूँ। जी बता। मेरे दिल को संग दिल तोड़ दिया, बेदर्द जमाने की खाती, तूने गैरों से नाता जोड़ लिया, क्यों मुझको जलाने की खाती। अरे क्या बात है, क्या बात है यार। मतलब आई थिंक स्पेशली जब आप किसी ऐसे गेस्ट के साथ होते हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हों और डिफरेंट तरह की उनके इंटरेस्ट हों, तो हमेशा ज्यादा डिस्कशन जो है हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इसलिए हमारी कोशिश होती मुझे है ये कि सारे variate करें। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, मुझे ये सारे गुण ना मेरे घर से मिले हैं। अच्छा, मतलब एक बच्चा न्यू नहीं होता, मैं मेरे फादर से मिले हैं, बिकॉज वो भी इस फील्ड में रह चुके हैं, शोबिज में। तो जैसी उनकी सोच थी आर्टिस्ट बनना, ये वो, अगर वो नहीं अपने टाइम पे बन सके, वो आज मैंने वो ड्रीम पूरा कर दिया। क्या बात है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि डिफरेंट तरह का स्किल सेट हो, उसमें बहुत अच्छी बात होती है, और स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स के टैलेंट को या वो इनहेरिट करते हो, तो आई थिंक आप उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो। फैमिली का सपोर्ट बड़ा ज़रूरत है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्रूशल। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, तो डेफिनेटली अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और निदा आपको अभी निदा जो है पाउडर सेट कर रही हैं, उससे फाउंडेशन थोड़ी सेट हो जाती है, जिसके बाद आप ऊपर जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी देर तक वैसे ही रहता है। नहीं तो ऑफ कोर्स अगर आप सेट नहीं करते हैं तो वो फाउंडेशन आपकी स्किप होने लग जाती है, कहीं ना कहीं उस पर निशान और बम्प्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। निदा इसके अलावा जो आप आई शेडो कौन सा इस्तेमाल करेंगी और लिप कलर कौन सा आप इस्तेमाल करेंगी? आई शेडो मैं एक्चुअली मेरी ना अभी बेस जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई, मुझे एक बहुत ज़्यादा है कि मैं बेस अपनी बाद में जो आई मेकअप करने का फिर उसको सेट करती हूँ। अच्छा, दोबारा सेट करती हूँ, क्योंकि मेरा जिस तरह से हर एक की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, मेरा ख्याल से मेरी अपनी टेक्निक्स है जिसके साथ मुझे ईजी लगता है। और बहुत सारी टेक्निक्स है जो आजकल ट्रेंडी मेकअप है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बेस बाद में सेट करते हैं, बाद में कंसील करते हैं। आपने माशाल्लाह देखती होंगी, आप भी यूट्यूब ये वो हर आउट ऑफ कंट्री में तो यही सब चीज़ें चलती हैं। तो मैं नेक्स्ट इनकी आईब्रो पहले बनाऊंगी, आईब्रो की शेप बनाऊंगी। और ऑफ कोर्स जैसे कि निदा ने कहा कि डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो हैं अब इन हो गई हैं, और डेफिनेटली ट्रेडिशनल जो तरीके हैं अभी भी यूज किए जाते हैं। देयर इज नथिंग एज गुड एज बीइंग ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल को लेके ही हमने जो है ट्रेडिशनल जो लुक है ना, उसको एक नए अंदाज में लेके आ रहे हैं। वही मैं बोलने वाली थी कि मॉडर्न टच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डेफिनेटली आपको वेरिएट करते रहना पड़ता है, और हमेशा नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को, नई तरह के फैशन को, ट्रेंड्स को हमेशा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट ये जो फाउंडेशन है, काफ़ी सटल है, विच इज़ अ मॉडर्न थिंग। अगर आप पहले चले जाएं तो आई थिंक काफ़ी प्रोमिनेंट फाउंडेशन हुआ करती थी, और काफ़ी आपको कलर का डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो इट्स अ वेरी मॉडर्न थिंग जहाँ पे आप सेम फाउंडेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो लुक है वो अननेचुरल आए, बल्कि काफ़ी नेचुरल नज़र आए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मॉडर्न टच। एंड जो लहंगे का कलर है, वो भी ड्रेस का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ वेरी लाइट कलर, और आजकल ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये लुक बड़े आराम से घर पर भी रिक्रिएट कर सकते होंगे। ऑफ कोर्स आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं निदा देंगी, जिसके बाद ही आप इसको इसी तरह से कर सकेंगे। और निदा, आप आईब्रोज शेप जो हैं वो कई दफ़ा मैंने देखा है कि आपको कोई ना कोई टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये किस तरह से आप कर सकते हो कि आप ओवरली इसको ना कर लें, अपने ब्रोज को ओवर ना कर लें? वो उसमें क्या चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए? इसमें आपको जब आईब्रो का आप ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपको वो ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा लगा के आपने जिस तरह की लुक के, जिस तरह का इनका फेस है, उसी तरह की इनकी आईब्रो बनेगी। ठीक है, उसी तरह से इनकी बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं हम लोग यूज़ कर सकते। बहुत पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें होती है। अब लाइट ब्राउन, अगर मैंने इनको ये थोड़ा सा ब्लैक का टच देके इनके ऊपर ब्राउन करना है, ताकि इनकी जो है ना ब्राउन लगे ना ब्लैक लगे, एक नेचुरल जो होती है ना सिर्फ वो लगे इनकी। तो ये ब्रश जो होता है ये मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब आप जितना जो है वो इसको कलर मतलब ब्लेंड करेंगे ना, इसकी भी ब्लेंडिंग है, मतलब मेकअप में, पूरे मेकअप में आपकी जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी ना, उतना आपका मेकअप अच्छा होगा, जैसे जैसे आपको जो है वो पता चलता जाएगा। और अच्छा, और निदा, टिंट जो है आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्लश ऑन या लिपस्टिक की जगह पे टिंट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आप थोड़ा सा बताइएगा
क्या इज दैट समथिंग जो कि करना चाहिए इस्तेमाल? टिंट बिल्कुल करना चाहिए। टिंट विंटर्स में तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि नेचुरल सा ग्लो देता है, बहुत नेचुरल। जिन्होंने पार्टी मेकअप पे जाना हो या खुद ही जो है वो यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने तो वो टिंट यूज करती हैं। टिंट के फायदे इसलिए हैं क्योंकि विंटर्स में ये आपकी जिनकी ड्राई स्किन होती है ना, विंटर्स आ रहे हैं उसी के हवाले से ज्यादा आपको बता रही हूँ, तो उसमें यही है कि आपने वो टिंट यूज करना है। क्योंकि ब्लश ऑन जो होता है ना पाउडर वाला, ठीक है, एक तो वो ड्राई कर देता है आपकी स्किन, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पैचेस बनने लग पड़ते हैं या थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाता है। डस्ट जो होता है वो उड़ जाता है, समर में हो विंटर में हो, लेकिन जो टिंट होता है ना वो एब्जॉर्ब्स हो जाता है आपकी स्किन में, ठीक है, वो एक फ्लॉवलेस करता है स्किन जो है ना, नेचुरल ग्लो लेके आता है। और मेरे ख्याल से टिंट बहुत बेस्ट है। लेकिन ये नहीं है कि आप ब्राइडल में भी वो यूज करो, या ये सिर्फ सॉफ्ट लुक देने के लिए है, सिर्फ फ्लॉवलेस और सॉफ्ट लुक देने के लिए। अब ब्राइडल मेकअप पे, पार्टी मेकअप पे, इन सब में कैजुअल मेकअप में यूज हो सकता है, लेकिन ब्राइडल मेकअप पे, पार्टी मेकअप पे, इनमें हम लोगों ने टिंट कम ही यूज करना है, बहुत कम यूज करना है। अगर तो उनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं करना। और ये बहुत अच्छी टिप आपने दी है कि अनटिल अनलेस बहुत ड्राई स्किन हो तो पार्टी मेकअप में या ब्राइडल मेकअप के अंदर टिंट का इस्तेमाल ना करें, बट डेफिनेटली डे टू डे लुक में इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई आउट नहीं होगी इससे। और काफ़ी देर तक, जैसे कि अगर आपका फुल डे यूनिवर्सिटी है या ऑफिस का आपका पूरा दिन है, तो डेफिनेटली उसमें हेल्प आउट करेगा कि अगर आप सुबह के टाइम लगा लेते हैं तो यूजुअली जो है टिंट आपको ओवर द डे लास्ट कर जाएगा। इसके अलावा भी अगर बात करें स्किन केयर के हवाले से निदा, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? विंटर्स आ रहे हैं, स्किन अभी से ड्राई होना शुरू हो गई है। मैंने ये पहले भी बात की थी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जब ड्राई स्किन होती है ना तो आपके एक्ने निकल आते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि आपके एक्ने इसी वजह से निकले हैं कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे स्किन केयर। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पहले आप इंटरनल चेक करें, आप अंदर से ठीक है, फिर एक्सटर्नल चेक करें, फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करें। प्रोडक्ट यूज़ करने का फ़ायदा तब है जब अंदर से आप परफेक्ट हो। जब अंदर से आप परफेक्ट नहीं है तो फिर आप पहले उसका जो है वो एक होता है डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टरी प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करें, फिर आप जो है वो प्रोडक्ट यूज़ करें। और मेरा ख्याल से इसमें मॉइस्चराइज, मैंने आपको बताया था जितना हो सके स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन जो है वो फ्लॉवलेस करेगी। सर्दियों में पानी इतना पिया नहीं जाता, आपको पता है कि गर्मियों में नहीं लोग पीते, वो गर्मियों में नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से पानी जितना हो सके पिए। मॉइस्चराइज रात को जब मेकअप करते हैं, आपने मेकअप रिमूव वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले बहुत ही अमेजिंग ब्राइडल लुक जो है हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो आप लोगों को एक्चुअली में क्रिएट करके दिखाई थी, ताकि आप लोग भी उस लुक को रिक्रिएट कर सके, टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो सीख सकें। और ऑफ कोर्स आई थिंक मेकअप इज समथिंग जो कि हमेशा आप सीख सकते हैं एंड अपने आप को किस तरह से ग्रूम्ड रखना है, मर्जी आपकी है। ऑफ कोर्स हर कोई अपने तरीके से करता है इस चीज़ को, तो कोई इसमें ऐसे नहीं होता कि आपने एक तरह के लगना ज़रूरी है, लेकिन हाँ टिप्स एंड टेक्निक्स डू नॉट हर्ट। और हमारी जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है इसी बारे से बातचीत कर रहे हैं। निदा सहर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में इनका टैलेंट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स सेल्फ मेड हैं, बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में और इस मुकाम पर पहुंची हैं। मेकअप आर्टिस्ट होना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है ना कि आपको डिफरेंट तरह की मेकअप करना, 3D मेकअप भी निदा कर सकती हैं। और निदा ने जो लुक क्रिएट किया आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया है, बहुत ही मॉडर्न लुक है। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, तो जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निदा से बात करनी थी। जी जी, रिफत बात कर रही हूँ। जी जी बताएं जी, क्या पूछेंगी? जी पूछना तो कुछ नहीं, मैं निदा की दोस्त हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है निदा को लाइव देख के टीवी पे। अच्छा जी, और निदा जो है बहुत ही मसरूफ हैं, वो मेकअप जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए एक लुक क्रिएट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका कॉल करने के लिए। एंड हमेशा अच्छा लगता है जब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। और डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो और आप बहुत पावरफुल
फील करते हो जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होता है? इनफैक्ट आई थिंक कोई भी मुश्किल अगर आपके सामने आती है तो आपको लगता है जी कि आप डेफिनेटली इस मुश्किल से आगे बढ़ सकते हैं। और निदा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही अमेजिंग मेकअप लुक वो उन्होंने ये क्रिएट की है। और निदा आप थोड़ा सा ये आई मेकअप जो आपने किया, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही सटल कलर्स और इतनी जल्दी निदा ने कर लिया है ना कि मैं खुद हैरान हूँ। निदा थोड़ा सा बताएं इस आई मेकअप के हवाले से, कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, किस तरह से आपने ब्लेंड किया है? मैंने जो कोई इतना मुश्किल मेकअप नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इसको जो है वो बरगंडी शेड से जो है वो इसको क्रीज बनाई है, इसकी कॉर्नर्स बनाए, क्रीज बनाई है। तो अब आईलैश लगा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने ग्लिटर लगाया। कोई इतना मुश्किल मेकअप नहीं है जो आजकल चल रहा है ना, सिर्फ कैजुअल लुक में जो सॉफ्ट सी लुक है सिर्फ वही क्रिएट कर रही हूँ। बरगंडी कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्रीज के लिए, कॉर्नर्स के लिए, क्रीज के लिए। और उसके साथ आपकी कोई भी आप मतलब कि कोई भी ड्रेस पहनते हैं ना पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल के लिए, अगर आप वो यूज़ करती है ना तो आपकी आंख भी बड़ी बड़ी लगती है और इनहेंस होती है। वो पुराना एक दौर था कि उसमें जो है बड़ा अच्छा मेकअप तब भी बहुत होता था, लेकिन उसमें ब्लैक कलर बहुत कॉर्नर्स के लिए यूज़ होता था, कट्स होते थे ब्लैक कलर जो होता था। लेकिन अब उसी ब्लैक कलर को जो है उसको मिक्स करके बरगंडी में, तो वो हम लोग जो है वो उसके साथ क्रीज, उसके साथ कट्स दे सकते हैं, कॉर्नर्स बना सकते हैं। लाइट कलर से हमेशा क्रीज उठाएं, मैंने पहले लाइट कलर यूज़ किया है और उसके बाद जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता डार्क पे लेके गई हूँ। अगर आप पहले जो है वो डार्क कलर यूज़ करेंगे ना तो उसमें आपको कोई जो है वो बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आपको बिल्कुल डस्ट मतलब करने लग पड़ेगा। जो नीचे आपने बाउल पे कलर लगाया होता है ना, आई बाउल पे, वो आपके जो है वो ऐसे लगेगा कि जैसे वो फैल गया, मिक्सिंग हो गई है। तो दोनों को आपने डिफरेंट, यानी कि मेकअप की लुक ऐसी होती है जहाँ पे जिसको स्टे करना है ना, जिस चीज़ को, उसी पे हमने करना है। अगर आपका ब्लश ऑन है, आप ब्लश ऑन आई पे तो लगा नहीं ना सकते। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मस्ट जो होती हैं वो देखनी होती हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स अगर आप निदा से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। कोई भी कंसर्न्स, एक्सपीरियंसेस, निदा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। निदा अंडर आई भी आप कोई कलर्स यूज कर रही हैं, अगर आप थोड़ा सा निदा इस हवाले से। अंडर आईज पे मैं कलर यूज कर रही हूँ। जो मैंने आईज पे क्रीज के लिए यूज किया था ना, लाइट कलर, लाइट पीच कलर, मैं वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नीचे मैंने जो है वो इनका जो वलीमा लुक में मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो इनका जो है वो ब्लैक आइज या इस तरह को कोई डार्क शेड नहीं चलेगा। मोस्टली अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है कि जो आपने किया है ऊपर क्रीज पे यूज़ किया है ना, वही आपने नीचे कलर यूज़ करना है क्योंकि इससे आपकी आइज जो है वो बड़ी बड़ी लगती हैं। हाँ, और थोड़ा सा आपने ग्लिटर भी निदा यूज़ किया है ना, आई कैन सी कि वो जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है आई का उस पे ग्लिटर इफेक्ट है, तो इससे क्या आई किस तरह से इम्पैक्ट होता है? ग्लिटर अगर तो ये मैट में नहीं चला जाता मेकअप, ये ग्लिटर में चला जाता है, शिमड़ी, लाइक शिमड़ी। और मुझे शिमड़ी मेकअप फ्लावलेस जो स्किन होती है ना वो बहुत पसंद है। और आजकल जो है फ्लावलेस जो होती है वो स्किन, अगर मैं इनके ग्लिटर नहीं लगाती तो इनके जो एक ब्राइडल लुक का जोड़ा था वो एक नहीं क्रिएट होनी थी, वो मैट में चला जाना था। अच्छा, तो इनके मैंने आई शेड लगा के उसके बाद जो है इनके मैंने ग्लिटर ऊपर लगाया, डस्ट ग्लिटर ऊपर, देखें मैंने डस्ट ग्लिटर इनके यूज किया है, बहुत नॉर्मल सा। ग्लिटर लगाने की भी टेक्निक से मैंने फिंगर से लगाया है, ब्रश के साथ नहीं लगाया। मैं मोस्टली काम फिंगर से करती हूँ। और यही हम जो है ग्लिटर हम जो मैंने यूज किया था वो हम नीचे भी लगाएंगे। और ऑफ कोर्स हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, तो जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से, निदा की फ्रेंड भी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निदा सहर मौजूद हैं टीवी में, मुझे देख बहुत खुशी हो रही है। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी। एक सवाल सुना है निदा से। हाँ जी जी, पूछे। हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि मेरी ना आइज से डार्क सर्कल हैं, अच्छा, तो उनके लिए मुझे कोई टिप बता दें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। निदा थोड़ा सा बताइएगा, डार्क सर्कल्स आई थिंक ज्यादातर खवातीन और मर्दों का भी अब तो एक मसला बन गया है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता? सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने मुझे मतलब कॉल की है, मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी। और इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन, ये मुझसे वैसे इन्होंने पर्सनली भी पूछा था, तो मैं शायद थोड़ा बिजी हो गई थी, इनको मैं जवाब नहीं दे सकी, तो इनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे पूछने का। तो अगर मेकअप में आपने जो है वो डार्क सर्कल्स हैं तो उसको कंसील करना पड़ेगा आपको।
कंसील इस तरह से है कि आपने डार्क जो है, अगर स्टिक के आपके पास फाउंडेशन है या कोई भी चीज़ है, आपने उसके साथ जो है वो डार्क सर्कल्स जो है वो कवर करने हैं। डार्क सर्कल्स को फिंगर्स के साथ ऐसे रब नहीं करना, बहुत टैप टैप करके लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आप ऐसे लगाते हैं तो वो पैची बन जाते हैं। और आइज़ ऊपर करके ही लगाना है, जब तक वो ड्राई ना हो, जब तक उसकी ब्लेंडिंग ना हो, तब तक अगर आप आइज़ नीचे कर लोगे ना तो पैचेज और लाइंस बनने लग पड़ेंगी। कंसील करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो लूज पाउडर या ट्रांसलेट पाउडर या कॉम्पैक्ट या जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उसको टैप टैप करके लगाना है, थोड़ी देर के लिए स्टे कर देना है। जितना उतरना होगा डस्ट ने, पाउडर ने उतर जाएगा, जितना लगना होगा वो लग जाएगा, जितना उसको ज़रूरत होगी इस पर। तो ज़्यादा भी नहीं हमने लगाना, इतना लगाना है कि वो आपके कवर हो जाए। अच्छा, और नेता करेक्टर्स भी आपको पता होगा कि हाँ इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज कलर का होता है वो डार्क सर्कल कवर करने के लिए होती है, डार्क एरियाज या डार्क स्पॉट्स। ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है करेक्टर स्पेसिफिकली, जिसके ऊपर फिर फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेता जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, क्या उस टेक्निक को भी वो यूज कर सकते? बिल्कुल यूज किया जाता है। ये करेक्टर्स की मैं बात यही आपसे करने लगी थी। देखो ये जो ग्रीन है, ऑरेंज है या पर्पल है, ये शेड्स जो होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब जो ऑरेंज है वो डार्क सर्कल्स के लिए यूज होता है, यानी जिनमें पीच और रेडिश जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये डार्क सर्कल्स के लिए यूज। जो ग्रीन है वो एक्नी के लिए यूज हो जाता है। तो मुझे इनके लिए सिर्फ जो है वो ऑरेंज जो कंसीलर है मुझे उनकी ज़रूरत थी और मैंने इनके जो है वो लगाया है। डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए आपको पता है कंसीलर जो है वो फाउंडेशन में भी चले हुए हैं, कंसीलर मैट में चले हैं उनको कवर करने के लिए। तो ये सारे स्किन टू अकॉर्डिंग है। अच्छा, विंटर में मैं आपको स्पेशली बता दूं, विंटर्स के लिए अगर आप कंसीलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप या तो स्टिक फॉर्म में यूज़ कर लें ताकि आपकी पैची पैची ना हो, ड्राइनेस ना हो, स्टिक फॉर्म में यूज़ कर लें। या फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन एक होता है, मैट फाउंडेशन एक होता है, लिक्विड फाउंडेशन क्रीम फॉर्म में जो होता है वो आप यूज़ कर लें। ना तो आपकी जो है वो स्किन ड्राई होगी, और क्योंकि सबसे जो है अहम इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो जो होती है यहाँ से पैची पैची बन जाती है, लुक जो है वो सारे आई शेडो मतलब आई लुक के ना वो सारा बेरागरक हो जाता है। तो हमने जो है वो इसको इस पे फोकस करना है। और बिल्कुल निदा ने इतनी करेक्ट बात की है, एंड इट मेड मी रियलाइज कि आज सुबह जब मैं अपना मेकअप कर रही थी तो एक्चुअली पैचीनेस हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पैचेस क्यों क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं थी, सेम प्रोडक्ट्स थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पैचेस क्यों हो रहे हैं, ब्लेंडिंग सही नहीं हो रही है, क्या रीज़न हो रहा है। तो एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स अ लॉट कि मॉइस्चराइज करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आपकी ओवरऑल जो लुक है वो एब्सोल्युटली खराब हो जाती है अगर आपकी जो पैची नजर आती है आपकी स्किन। एंड चाहे वो फाउंडेशन आप इस्तेमाल करें, चाहे कंसीलर स्पेसिफिकली इस्तेमाल करें, या तो क्रीम वाला करें, या तो फिर उसके अंदर आप मॉइस्चराइजर ऐड कर लें। नहीं, मॉइस्चराइजर ऐड करने से क्या मसला हल हो जाएगा? मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास मैट में कोई फाउंडेशन पड़ी हुई है, उसमें मॉइस्चराइजर के 2 ड्रॉप्स या इतना भी नहीं आपने ऐड करना, मटर के दाने के बराबर जो है वो आप ऐड कर लें, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उस हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र जो है ऐड करके, मैंने इसीलिए आपको पहले मॉइस्चराइज़र का दे दिया था कि नहीं, मॉइस्चराइज़र जो है वो हमारी मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा निदा, आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आप क्या हाइड्रेट रखती हैं खुद को, किस तरह से अपनी स्किन केयर किस तरह करती हैं आप? मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो पानी पीती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप इंटरनल जो है वो ठीक नहीं है, फिर आप कुछ भी कर लें, कोई प्रोडक्ट ले लें, सीरम ले लें, कोई मॉइस्चराइज़र जो है वो ले लें, कुछ भी मतलब ले लें, फिर वो आपकी लुक जो है वो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अंदर से आप परफेक्ट हैं तो उसके लिए मैं जो है वो यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा। हमारा जो वक्त है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और मेकअप लुक भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि निदा ने जो आई मेकअप लुक क्रिएट किया, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। निदा, अगर आप एक लाइन हमारे ऑडियंस को कहना चाहें? मैं तो, मुझे जो आज मैं यहाँ पे जो हूँ, इस वक्त जो हूँ ना, मुझे सब ऑडियंस ने प्यार दिया है। मेरे साथ जिन्होंने काम किया, मेरी फ्रेंड्स, मेरी कलीग्स, मेरे पेरेंट्स, और कुछ छोड़ने वाले होते हैं, कुछ अपनाने वाले होते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस प्लेटफॉर्म पे मैं इन सब की वजह से पहुँची हूँ। अगर मैंने स्ट्रगल भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ जो है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना, तो आप कुछ ना कुछ आपके साथ जो है वो होती है कि आपने कोई साथ देने वाला। तो मैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूँगी, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स या जो भी, और जो मुझे मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनसे मैं खुद ही इंस्पायर होती हूँ। बिल्कुल। एंड निदा, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई थिंक आज हमारी ऑडियंस भी
और हमें भी आपसे इंस्पायर होने का मौका मिला है। अपने पैशंस को हमेशा परस्यू करें, कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो जी हमेशा अपने पैशन को परस्यू करें। एंड निदा, we're very happy and we're very grateful as well कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आज वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत ही अमेजिंग सी मेकअप लुक जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, आईज पे फोकस था, बहुत अमेजिंग आई मेकअप किया है निदा ने। तो निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, बहुत ही हेल्पफुल टिप्स भी हमें दी। तो यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।